हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज, साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर आज हमारा 6th क्लास का 8th चैप्टर है और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, शरीर में गति। तो देखिए दोस्तों, पहले हम यही कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि शरीर में गति क्या होती है। मतलब भी हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया होती है, मतलब पलक झपकाने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ शरीर में गति के अंदर आता। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं, सांस लेना, पलकें झपकाना, कुछ सोचना, जो कुछ भी, मतलब किसी चीज़ को स्पर्श करना, ये हमारे शरीर की गति है। चलना, टहलना, दौड़ना, उठना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से, मतलब कि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। वे कौन से हैं? चल कर जाते हैं, कुछ टहल कर, कुछ दौड़ कर, कुछ उड़ कर, कुछ छलांग मार कर, कुछ रेंग कर जाते हैं और कुछ तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे है संधि। संधि क्या होती है? मतलब जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मतलब शरीर के जहाँ दो हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, उसे क्या कहते हैं? संधि। ये नहीं कहेंगे कि हम शरीर के दो पार्ट, मतलब शरीर की दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हों और मुड़ सकें, उसे क्या कहते हैं? संधि। एग्जाम्पल के तौर पर कोहनी, कंधा और गर्दन। तो संधि से क्या समझे दोस्तों? शरीर का वो हिस्सा जहाँ पर शरीर के कोई दो हड्डियाँ या शरीर के दो हिस्से मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि। जहाँ पर शरीर के दो हिस्से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। तो आगे देखिए दोस्तों, संधि के एक प्रकार हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे पेपर के अंदर कि कौन सी संधि कहाँ होती है, किस संधि का क्या काम है, कौन से अंग के कौन से दो भागों को कौन सी संधि जोड़ती है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों इनको। कंदुक कलिका संधि, इस प्रकार ये जो कंदुक कलिका संधि होती है, इस प्रकार की संधि के अंदर हम अपने, मतलब जो बॉडी का पार्ट है उसके अंदर हम अपने बॉडी पार्ट को सभी दिशाओं के अंदर घुमा सकते हैं। मतलब जो कि कंदुक कलिका जो संधि है, इसके अंदर हम अपने बॉडी पार्ट को सभी दिशाओं के अंदर घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारे कंधे की जो है, कंधे की जो संधि है वो कंदुक कलिका संधि के अंदर आती है। जैसे कि हम अपने हाथ को सभी दिशाओं में, मतलब पूरा 360 डिग्री के अंदर घुमा सकते हैं कंदुका कलिका संधि के अंदर। तो इसमें हाथ को पूर्णतः वर्ताकार, देखिए जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि पूरी तरह 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि इसमें हाथ को पूर्णतः वर्ताकार घुमाया जा सकता है। देखिए ये कुछ इसका चित्र बनाने की हमने कोशिश की है। ये जो इस प्रकार है, एक हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई है और ये पूरी गोल गोल इस हड्डी के चारों तरफ घूम जाती है, तो पूरा 360 डिग्री हो जाती है। ध्रुवाग संधि, देखिए दोस्तों, ये जो संधि है ये हमारे शरीर के गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। मतलब आपसे पूछ लेगा कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है एग्जाम के अंदर, तो आपको बताना होगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? ध्रुवाग संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं, मतलब कि जो सिर को दाएं बाएं आगे पीछे घुमाते हैं, वो कौन सी संधि की वजह से घुमाते हैं? ध्रुवाग संधि की वजह से। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से घूमती, मतलब कि इस संधि के अंदर जो बेलनाकार जो हमारी अस्थि, मतलब कि हड्डी है, वो एक छल्ले के अंदर घूमती है। मतलब मैंने तो आपको ये याद रखना है कि ध्रुवाग संधि की शरीर के किन दो अंगों को जोड़ती है? गर्दन और सिर को। आगे देखिए दोस्तों, हिंज संधि। इसमें एक दिशा में गति होती है। मतलब कि हिंज संधि क्या है? इसके अंदर एक दिशा के अंदर गति होगी। जो हमने ऊपर पढ़ा था कंदुका कलिका संधि, उसके अंदर पूरी 360 डिग्री, और जो हिंज जो संधि है इसके अंदर एक दिशा के अंदर गति होगी। देखिए दोस्तों, जैसे कोहनी, मतलब कि जैसे हमारी कोहनी होगी, इसमें सिर्फ हम आगे या पीछे कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर हम 180 डिग्री अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, पूरा 360 नहीं मोड़ सकते। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे घर के अंदर दरवाजे में जो कब्जे होते हैं, उनसे दरवाज़ा केवल एक साइड ही खुल सकता है, दूसरी साइड नहीं खुल सकता। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हिंज संधि। मतलब कि आपसे ये पूछ लेगा कि हिंज संधि हमारे शरीर के किस भाग को जोड़ती है, तो हमारी कोहनी के अंदर हिंज संधि पाई जाती है।
आगे देखिए दोस्तों, अचल संधि। अचल का मतलब ही क्या है कि जिसके अंदर कोई हलचल ना हो, मतलब हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ अस्थियाँ जो हिल नहीं सकती हो। मतलब कि ये जो अचल अस्थियाँ होती है हमारे सिर के अंदर होती हैं, जो हिलती नहीं बिल्कुल भी, एक अपनी एक जगह पर रहती हैं। ये जोड़ तो होते हैं लेकिन बिल्कुल हिलते नहीं, इनके अंदर मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने अपना मुंह खोला तो हमारे जो निचला जो जबड़ा है वो सिर से काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन ये अस्थियाँ हिली नहीं, मतलब मूवमेंट हुई लेकिन ये अस्थियाँ अपनी हिली नहीं। तो देखिए पसली पिंजर क्या है दोस्तों? पसली पिंजर, पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, वे वक्ष के अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये हमारी जो मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, इससे जुड़कर और जो हमारी आगे जो वक्ष है इससे जुड़कर ये एक बक्से का निर्माण करती हैं, शंकु रूपी वक्षा, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। मतलब कि जो ये पसलियाँ हैं हमारे शरीर की हृदय और अन्य फेफड़े और अनेक विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट अंगों की रक्षा करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला है हमारा मेरुदंड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको मेरुदंड क्या होता है। रीढ़ की हड्डी ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है वो अनेक प्रकार की छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर, अस्थियाँ क्या है दोस्तों? अस्थियों का मतलब है हड्डियाँ। श्रेणी अस्थियाँ कौन सी है दोस्तों? मतलब देसी भाषा के अंदर लगा लो, जो हमारे कुल्ले की जो हड्डियाँ होती हैं वे क्या होती हैं? श्रेणी अस्थियाँ। हम देखिए दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन, आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। मतलब कि जो हमारे कुल्ले की जो ये हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, उन्हें श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। ये किस में मदद करती हैं? ये हमारे जो आमाशय मतलब पेट के जो नीचे के जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करती हैं, और जिसके सहारे हम बैठते हैं। मतलब कि प्रश्न पूछ लिया जाए किन अस्थियों के सहारे हम बैठते हैं, तो श्रेणी अस्थियों के सहारे हम बैठ पाते हैं। उपास्थि मतलब कि उपअस्थि, मतलब कि ये हड्डियाँ तो है नहीं। मतलब देखिए दोस्तों, ये क्या होते हैं? मतलब कंकाल हड्डियों और उपास्थियों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो हमारा कंकाल होता है शरीर का, वो एक तो हड्डी और एक उपास्थि, दोनों से मिलकर बने होते हैं। ये जो उपास्थि होती हैं ये हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती, इन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे कि हमारे कान का ऊपरी भाग, देखो कान के ऊपरी भाग को हम कैसे भी मोड़ सकते हैं। ये मांसपेशी भी नहीं होती और ये हड्डी भी नहीं होती, ये क्या होती है? उपास्थि को क्या समझे क्या दोस्तों? जिसे आसानी से मोड़ा जा सके और ये कठोर नहीं होती और कान के ऊपरी भाग के अंदर होती है। संकुचित पेशी, आगे ला देखिए, मतलब संकुचित पेशी लंबाई में कमी आने के कारण, जैसे कि हम अपने जो हाथ को मोड़ कर दिखाते हैं कि देखना मेरे डोले कितने हो गए। तो ये जो हमारे ये जो डोले होते हैं, ये पहले तो जब हमारा हाथ सीधा होता है तो ये पेशियाँ मतलब क्या होती हैं? लंबी होती हैं। लेकिन जब हम अपने हाथ को मोड़ लेते हैं तो पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण ये ऊपर उभर जाती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? संकुचित पेशी। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे अब तक तो था मतलब हमारी हड्डियों के बारे में, अब है जंतुओं की चाल, मतलब जंतु कैसे चलते हैं, क्या जंतुओं के बारे में वो पढ़ेंगे हम। तो हमारा पहला ही है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केंचुआ। केंचुए के शरीर के अंदर हड्डी नहीं होती, इनमें पेशियाँ होती हैं। मतलब जो केंचुए का शरीर है उसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, इसके अंदर पेशियाँ होती हैं जो इसे शरीर को घटने बढ़ने में मदद करती हैं। मतलब क्या? जो केंचुआ उसके शरीर के अंदर हड्डी नहीं होती, पेशियाँ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, केंचुआ चलता कैसे है? हमने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है जिसके द्वारा हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करें। देखिए ये केंचुए का पिछला भाग है और ये केंचुए का अगला भाग है। पहले केंचुआ क्या करता है कि अपने पिछले भाग से ज़मीन को पकड़ लेता है, मतलब कि जकड़ लेता है, और अपने अगले भाग को, आगे देखिए, अपने अगले भाग को पूरा फैला देता है, मतलब कि लंबा हो जाता है। फिर क्या करता है कछुआ? सेकंड पॉइंट, केंचुआ कि अपने जो अगला भाग है उससे तो ज़मीन को पकड़ता है और पिछले भाग को सिकुड़ लेता है। सिकुड़ने के कारण वो सिकुड़ जाता। फिर क्या करेगा? दोबारा फिर से यही प्रोसेस दोहराएगा कि वो अपने पिछले भाग से ज़मीन को पकड़ लेगा और फिर आगे चला जाएगा, फिर अगले भाग से ज़मीन को पकड़ लेगा और सिकुड़ जाएगा और फिर आगे चले जाएगा। इस प्रकार केंचुआ अपना
केंचुआ इस प्रकार आगे बढ़ता। केंचुआ मिट्टी में पकड़ अपने सुख के कारण बनाता है। अब दोस्तों आप ये पूछेंगे कि सुख क्या होता है। सुख एक बाल जैसी इसके शरीर के ऊपर आकृति होती है, जिसके कारण केंचुआ मिट्टी के अंदर पकड़ बनाता है। तो आगे देखिए दोस्तों, घोंगा मतलब ये क्या होता है, इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है जिससे कवच कहते हैं, और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर 6ठी क्लास के अंदर इसका ज़्यादा कुछ नहीं मिला, यही मिला है कि इसकी पीठ के ऊपर गोल संरचना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो गोल संरचना ये होती है जो इसका बाहरी कवच, जिसे इसका बाहरी कवच कहते हैं। इसके बारे में इतना ही दोस्तों। देखिए चलो अब आगे तिलचिट्टा के बारे में पढ़ते हैं। तिलचिट्टा क्या करता, ज़मीन पर चल लेता, दीवार पर चढ़ जाता और हवा में उड़ता। मतलब कि ये तीनों काम कर लेता, ज़मीन पर चल लेता, दीवार पर चढ़ जाता और हवा में उड़ जाता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुल 6 पैर होते हैं तिलचिट्टे के अंदर। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। मतलब जो इसका शरीर है वो कठोर कंकाल के द्वारा ढका हुआ होता है। वक्ष से 2 जोड़े पंख, मतलब कि इसके 2 जोड़े पंख होते हैं, 3 जोड़ी पैर, मतलब कि 6 तो पैर और 4 पंख होते हैं इसके अंदर। इसका जो रक्त होता है, वैसे देखिए साधारणतः रक्त हमारा लाल होता है, लेकिन तिलचिट्टे का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। इसका सफ़ेद होने का क्या कारण है दोस्तों, इसका जो सफ़ेद होने का कारण है हीमोग्लोबिन। तिलचिट्टे का जो रक्त है वो सफ़ेद होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रक्त सफ़ेद होता है। आगे देखिए दोस्तों, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। मछली का मतलब कि जो मछली का जो सिर होता है, सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग, मतलब कि जो मछली होती है वो बीच से तो मोटी होती है और पीछे और आगे से पतली होती है। इस प्रकार की आकृति होती है, मतलब कि आगे से पतला और बीच से मोटा और फिर पीछे से पतला, इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखीय आकृति कहते हैं। जो धारा रेखीय आकृति है वो किस में मदद करती है, धारा रेखीय आकृति आसानी से तैरने में मदद करती है। इसलिए मछली का जो शरीर है वो धारा रेखीय आकृति का होता है। धारा रेखीय आकृति कौन सी होती है, जो आगे से मोटा, आगे से पतला, बीच से मोटा और फिर पीछे से पतला, तो क्या होगी वो धारा रेखीय आकृति। ये देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु क्यों तैरती है, मतलब तैरती क्यों। कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, जैसे कि हमने पानी के अंदर लोहे की कील डाली, वो तुरंत डूब जाएगी, और मान लो हमने एक प्लास्टिक का पेन डाला पानी के अंदर, वो तैर रहा है। तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों, इसका कारण होता है कि कोई भी वस्तु जो अपने जितना उस वस्तु का भार है, मतलब मान लो कोई 50 किलो की वस्तु है, अगर वो 50 किलो की वस्तु 50 किलो से ज़्यादा अगर पानी हटा देगी, मतलब पानी में डालने पर 50 किलो से ज़्यादा अगर वो पानी हटा सकती है तो वो तैर पाएगी। अगर उसके द्वारा 50 किलो से कम पानी घटाएगा तो वो तैर नहीं पाएगी। मतलब कि कोई भी वस्तु जब तैरती है जब वह अपने भार से ज़्यादा पानी हटाती है, और इसलिए वो तैर पाती है। और कोई वस्तु कब नहीं तैर पाती, जब वो अपने भार से कम पानी हटाती है। तो देखिए ये था कि कोई वस्तु कैसे तैर पाती है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सर्प के बारे में कुछ तथ्य। जो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, मतलब जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना सांप की, वो लंबी होती है। सर्प की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है, मतलब जो इसकी पेशियाँ वो कमज़ोर और असंख्य, मतलब ज़्यादा और कमज़ोर होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वल्यों से मिलकर बना है, मतलब कि इसके शरीर के अंदर अनेक प्रकार के छल्ले, वल्ले मतलब छल्ले होते हैं जो इसको आगे धकेलते हैं, इसलिए सर्प तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, परंतु सरल रेखा में नहीं। सीधी सी बात है दोस्तों। देखिए जो सर्प की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और जो इसकी पेशियां हैं वो कमज़ोर और असंख्य, मतलब ज़्यादा और कमज़ोर होती हैं। जो सर्प का जो शरीर है वो अनेक वल्य, मतलब कि अनेक छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक छल्ला इसको आगे की तरफ धकेलता है, इसलिए इसे तेज़ी से आगे बढ़ता है। लेकिन जो सर्प है वो सरल रेखा के अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि इसके अंदर वल्ले होते हैं, और जो इसकी मेरुदंड होती है वो काफ़ी, मतलब उसके अंदर काफ़ी अस्थियाँ होती हैं, जगह जगह मतलब वल्ले होते हैं, इसलिए ये सीधा नहीं चल सकता।
आगे देखिए दोस्तों, अरस्तु की पुस्तक है गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब इसकी एनसीईआरटी के अंदर जिक्र किया हुआ है। कहीं पूछ ले कि अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, गेटवे ऑफ एनिमल्स, या गेटवे ऑफ एनिमल्स किसकी पुस्तक है, अरस्तु की। अब हम इस पार्ट का सार डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका जो सार है वो है, पहला इसके अंदर पॉइंट है, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनता है और इसे एक आकृति भी देता, कंकाल चलने में सहायक और अंत। मतलब क्या होता है, जो शरीर का जो कंकाल है वो अस्थि और उपास्थि, मतलब कि हमने बताया कि हड्डी और उपास्थि शरीर का जो कंकाल बनाती हैं। ये शरीर का कंकाल शरीर को आकृति देता है, ये चलने में शरीर की सहायता करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखिए, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, वक्ष व अस्थि, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। मतलब कि ये बताया गया है कि हमारा जो कंकाल हो किस किस से बनता है, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी, मेखला, हाथ एवं पाँव की अस्थियों से मिलकर बनता है। आगे देखिए दोस्तों, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती हैं। मतलब कि जो पेशियों के जोड़े एकांतर क्रम में सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं, जिसके कारण अस्थियाँ हमारी गति करती हैं। अस्थियों की संधियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा निर्भर करती है। मतलब कि जो अस्थियाँ होती है वो बहुत से प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की आकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब कि जो शरीर की जो हड्डी होती है वो अस्थियों की सिंधियाँ मतलब जो उनकी सिंधी होती है ना, शरीर के अंदर जो हड्डी होती है उनकी अनेक प्रकार की सिंधी होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब वो किस प्रकार की होगी, उसकी गति और प्रकृति पर निर्भर करता है। पक्षियों की दंड पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मतलब जो पक्षियों की दर्द पेशियाँ और हल्की अस्थियाँ होती हैं, मतलब उनकी हड्डी हल्की और पेशियाँ दर्द होती हैं, इसलिए उन्हें उड़ने में सहायता करती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वल्ले बनाकर जल में तैरती है। मतलब मछली शरीर के दोनों ओर एक एकांतर क्रम के अंदर वल्ले बना लेती है, जिसके कारण वो जल में तैर पाती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वल्ले बनाते हैं। सर्प भी इसी तरह अपने दोनों ओर एकांतर क्रम में वल्ले बनाते हुए भूमि पर वल्याकार गति करता है, आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियाँ एवं उससे जुड़ी पेशियाँ शरीर को आगे धका देती है। मतलब ये पूछ ले कि जो मछली शरीर किस प्रकार की अपने शरीर को आगे की ओर धकेलती है, एकांतर क्रम में, और जो सांप है वो किस प्रकार एकांतर क्रम में आगे की ओर धकेलता है। और वल्ले मतलब सांप किस प्रकार की गति करता है, वल्याकार गति करता है सांप। तिलचिट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी पैर, मतलब क्या कहता है कि तिलचिट्टे का जो शरीर व पैर कठोर आवरण के ढके होते हैं, बाह्य कंकाल बनाता है। इसकी जो 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं जो तिलचिट्टे को चलने और उड़ने में सहायता करते हैं। इसका रक्त लाल होता है, तिलचिट्टे का जो रक्त हो सफ़ेद होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों में बारी बारी से निस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुआ को भूमि की पकड़ में सहायता करते हैं। मतलब जैसे कि हमने बताया कि केंचुआ पहले अपने पिछले भाग से भूमि को पकड़ेगा और फिर फैल जाएगा, फिर अगले भाग से भूमि को पकड़ेगा और सिकुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार वो अपना दोहराता रहता है। इस जो भी ये विधि है उसे कहते हैं विस्तरण एवं संकुचन विधि कहते हैं। और जो सूख के कारण केंचुआ अपनी भूमि में पकड़ बना पाता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मतलब ये पूछ ले कि घोंघा कैसे चलता है। घोंघा पेशीय जो उसका पेशियों का जो पाद है, मतलब कि पेशियों के कारण घोंघा चलता है। तो दोस्तों देखिए आगे हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करें, आगे हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोहनी के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है।
कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ऊपर अपने क्लास के अंदर। तो आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, शरीर में गति का क्या अर्थ है? मतलब कि कोई भी शरीर के अंदर जो भी हरकत है, दशा है, चाल है, वो शरीर के अंदर गति है। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? मतलब कि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ शरीर को क्रिया करने के अंदर सहायता करती है। अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उपरोक्त सभी, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। आगे देखिए, शरीर में गति कौन कौन करता है? मनुष्य, पशु, पक्षी, पंछी, जानवर, मतलब जो भी सजीव होंगे अपने शरीर के अंदर गति करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है? उपास्थि पेशियाँ, मतलब कि कौन बनाता है? संधियाँ और पेशियाँ। अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है? पेशियाँ और संधियाँ। संधियाँ क्यों बनाती हैं? जिनके कारण मुड़ तुड़ सकती हैं, और पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, तब सिकुड़ जाती हैं, फैल जाती है, तब गति होती है। आगे देखिए हमारा सेवंथ क्वेश्चन, गर्दन तथा सिर को मोड़ने वाली संधि कौन सी है? जैसा कि हमने बताया था कि देखो पूछ लेगा, गर्दन और सिर को मोड़ने वाली कौन सी संधि है? दुराग संधि। और आगे देखिए एट्थ क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई देता, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी जिसके अंदर आर पार न दिखाई दे, पारभासी जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे परंतु स्पष्ट ना दिखाई दे। हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं? एक्सरे के द्वारा हम शरीर की अस्थियों के आकार देख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा। अचल संधि किसे कहते हैं? मतलब जो हिल न सके, जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, अचल संधियाँ कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, सॉरी ये गलत निशान लग गया। जो हिल न सके, मतलब कि जो अस्थियाँ हिल नहीं सकती, उन्हें अचल संधि ये हमने डिस्कस कर लिया। दोबारा आ गया, किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होती? देखिए कीड़ा जो होता है उसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती। आगे देखिए, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? फेफड़ों की सुरक्षा अस्थिपिंजर करता है। उपास्थितियों से बने अंग का क्या नाम है? कान। मतलब कि जो न हड्डी होती और हड्डियों से कमज़ोर होती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं, उपास्थिति। अस्थियाँ गति कैसे करती हैं? बताइए दोस्तों। पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण अस्थियाँ गति कर पाती हैं। आगे देखिए दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ऊपरी जबड़ा क्या है? अचल संधि, अचल और हिंज संधि। ऊपरी जबड़ा, अचल और हिंज। अचल कैसे कि बिल्कुल नहीं चल सकता, हिंज केवल एक दिशा के अंदर चल सकता है, मतलब ऊपर या नीचे। आगे देखिए दोस्तों, खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी एनसीईआरटी की साइंस क्लास की सिक्स्थ क्लास का जो हमारा लेसन था वो था 8th, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी के MCQ और पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ था 8th लेसन का बिल्कुल डिस्कस किया। दोस्तों हम बिल्कुल गहराई से एनसीईआरटी करवा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए तरह तरह के कंटेंट पेश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। और हमने एनसीईआरटी की और हमने हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने लगातार 5 लेक्चर अपलोड कर दिए और लगातार हम अपने लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और साथ ही इसके हमने डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो ग्रुप डी की तैयारी साइंस की कर रहे हैं। हमारा वादा है कि उन कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के भी हम आउट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होता। और बिल्कुल छठी से लेकर हम 10वीं तक की उसको बिल्कुल एनसीईआरटी करवा देंगे, मतलब कि उसका जीरो से हीरो बना देंगे बच्चे को। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।